नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभोर और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्न लॉ विद विभोर। आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं सोर्सेज एंड फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं, जहां पिछली वीडियो पर हम लोगों ने बात करी थी कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे पर। आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज क्या हैं और उसको किस तरीके से बनाया गया था। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से बनाया गया था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जिसने बनाया था वो थी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और सबसे पहले इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात जिसने करी थी वो थे मिस्टर एम एन रॉय। ये पायनियर थे कम्युनिस्ट मूवमेंट के इंडिया पर, जिन्होंने सबसे पहले बोला था कि इंडिया की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। इन्होंने बात करी थी 1934 पर। 1935 पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फॉर द फर्स्ट टाइम डिमांड करी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हमें पता था कि हमारा देश आजाद होगा। हम लोगों ने बहुत सारे मूवमेंट्स लड़े थे, आपको पता होगा, आपने हिस्ट्री पे पढ़ा होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दांडी मार्च हुई थी, शुरू पे सबसे पहले खिलाफत मूवमेंट हुआ था, फिर अलग अलग गवर्नमेंट के एक्ट्स आए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990, 1935 और धीरे धीरे करके हम लोगों ने चीज़ों को इम्प्रूव करना शुरू करा था। 1935 पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार डिमांड करी थी कि इंडिया की खुद की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए और इंडिया का खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। 1938 पर जवाहरलाल नेहरू ने बात करी थी कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द अडल्ट फ्रेंचाइज। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में बोला था कि इंडिया का जो संविधान बनेगा उसके लिए जो लोग आएंगे वो इलेक्शन के थ्रू आएंगे। अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब बेसिकली इलेक्शन होता है कि जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टर्स निकल करके आएंगे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स बनेंगे, वो इलेक्शन के थ्रू निकल करके आएंगे। इसका नीड क्या है? देखो, इंडिया ब्रिटिश डोमिनियन की एक कंट्री थी, ब्रिटिश इंडिया के ऊपर रूल करते थे। अगर ब्रिटिशर्स चाहते तो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना करके दे सकते थे, बट इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने डिमांड करी कि जो इंडिया का संविधान बनेगा वो बाहर के इंटरफेरेंस के बिना बनेगा। कौन बनाएगा? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी, और कैसे बनाएगी? उसका इलेक्शन होगा और उस इलेक्शन के बेसिस पर जो लोग चुनकर आएंगे वो लोग बैठ करके इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे। उसके बाद जो डिमांड थी, इस डिमांड को एक्सेप्ट करा गया और इसको हम बोलते हैं अगस्त ऑफर ऑफ 1940। इस अगस्त ऑफर के बाद सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजा गया और एक कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू हम लोगों ने अपना अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात करना शुरू करी। पर इसमें बहुत सारी दिक्कतें हमको देखने को मिली। अब पहली दिक्कत क्या थी? जो क्रिप्स का प्रपोजल था उसको मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उनको एक ऑटोनोमस कंट्री की डिमांड थी। मुस्लिम लीग चाहती थी कि एक ऑटोनोमस कंट्री बने जिसका नाम हो पाकिस्तान, और वो इंडिया के कंट्रोल से बाहर हो, उसमें पाकिस्तान में मुस्लिम्स का रूल हो और उसमें इंटरफेरेंस बाकी लोगों का ना हो। जो कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया पर आया था उसको रिजेक्ट करा था, बट उस केस पर बात करी गई थी कि दो असेंबली बनाए, एक फॉर पाकिस्तान, एक फॉर इंडिया, एक फॉर हिंदूज, एक फॉर मुस्लिम, बट इसको करा गया था रिजेक्ट। बट जो ये कैबिनेट मिशन प्लान आया, इसमें स्कीम एक बनाई गई जिसने मुस्लिम लीग को कई हद तक सेटिस्फाई करा। इसके बाद जब कैबिनेट मिशन प्लान 46 पर आया और उसने बात करी एक बनाने की कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई और इसकी जो फर्स्ट सिटिंग हुई वो हुई दिसंबर 1946 को। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिसंबर 9, 1946, आज़ादी से एक साल पहले। अब हमारा देश आज़ाद होना था, असेंबली बन गई थी। दिसंबर 9 को ये असेंबली पहली बार मिली थी, राइट। और मिलने के बाद इस असेंबली ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। इस असेंबली के जो मेंबर्स होने थे वो बोथ मुस्लिम्स एंड हिंदूज होने थे, इंक्लूडिंग मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस। पर बात पर दिक्कतें पैदा हुई और मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि वो इसको बॉयकॉट करेंगे, एंड देन दे अगेन डिमांडेड फॉर अ सेपरेट नेशन। और बाद पे फिर इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हो गया। जो
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें जो कुछ लोग मुस्लिम लीग के थे जो चुनकर आए थे, वो पाकिस्तान जा चुके थे, तो कुछ सीट्स वैकेंट हो गई थी, वहां फिर इलेक्शन करे गए थे उसके बाद, और सिस्टम को आगे बढ़ाया गया था। दिसंबर 9 को पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली थी। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो थे वो इसके सच्चिदानंद सिन्हा इसके उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया था इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और इनके अध्यक्ष बनने के बाद कमिटी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना था टू बी द अध्यक्ष ऑफ दिस कमिटी। ठीक है, दिसंबर 9 के बाद दिसंबर 13 को ये कमिटी जब मिली थी, तो इस कमिटी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा था, जिसमें उन्होंने बात करी थी कि जो हमारा संविधान बनेगा उसके फंडामेंटल्स क्या होंगे, उसकी फिलॉसफी क्या होगी, और यही जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है रिफाइन होकर बाद में बना हमारे देश का प्रीएम्बल। जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेसिस पर बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बार बार मिलना शुरू करी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाया गया, अलग अलग कमिटीज बनाई गई, पार्लियामेंट्री कमेटी जो जैसे बनती है आज के टाइम पर, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कमिटीज बनाई गई अलग अलग मेंबर्स के साथ। उन मेंबर्स ने अलग अलग चीजों को डिस्कस करा, फिर आकर के वो बैठते थे, बातें करते थे, अपने अपने आइडियाज को डिस्कस करते थे, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 7 मेंबर कमेटी के थ्रू उस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का काम करा, और फाइनली उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करा जो 26 नवंबर 1949 को पास हो गया था। 26 नवंबर 1949 वाज द डे आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, अगर क्वेश्चन कभी निकल करके आता है कि व्हेन डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट, तो वो निकल करके आया ऑन 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हम लोगों के पास एक संविधान था। हम आज़ाद हो गए थे 1947 को। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो उस दिन से डोमिनियन ऑफ इंडिया की एक सेपरेट असेंबली बन गई थी, और 1950 को एक डेट मानी गई, दैट वाज 26 जनवरी, क्योंकि लाहौर सेशन पर पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा करी थी। उस पूर्ण स्वराज की घोषणा के कारण इस दिन को चुना गया टू मेक अवर नेशन अ रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? अलग अलग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। मोनार्की होती है, डिक्टेटरशिप होती है, रिपब्लिक होती है। जब मोनार्की है, मोनार्की में क्या है, एक राजा है वो रूल कर रहा है, राजा के बच्चे रूल करेंगे। डिक्टेटरशिप में भी एक डिक्टेटर है, उसकी फैमिली का कोई इंसान रूल करेगा, किसी को नॉमिनेट करेगा, वो आकर के रूल करेगा। रिपब्लिक पर क्या होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है उसको हम आम जनता जो है वो चुनते हैं। हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं, ही इज द हेड ऑफ इंडिया, उसको जो प्रेसिडेंट है उनको हम लोगों ने चुना है। अब हम लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट को वोट नहीं करते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट पर, बट हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो हमारी प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। तो इनडायरेक्टली हम अपने देश के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। जो प्रेसिडेंट है कोई भी बन सकता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, और इसके बहुत सारे पार्ट्स इस दिन से लागू हो चुके थे, बट 26 जनवरी 1950 से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्समेंट पर आ गया था। 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। अब हम बात करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस क्या क्या हैं। The Constituent Assembly of India drafted the Constitution considering features of Constitution of the other countries as well as from the Government of India Act 1935. अब अगर क्वेश्चन निकल करके आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर सोर्स क्या है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर सोर्स जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट निकल करके आए थे अलग अलग टाइम पर, बट हम लोगों का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, हम लोगों ने उससे काफ़ी चीज़ों को लिया था एज इट इज, और उसको हमने अपने संविधान पर इनकॉर्पोरेट करा था। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेजर सोर्स है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके अलावा हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, जो ड्राफ्टर्स थे, उन्होंने अलग अलग नेशंस के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करा, उनको ध्यान से देखा, और वहां से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे इनकॉर्पोरेट करा। तो किस किस फीचर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है, इसको हम ब्रीफ पर देखते हैं। फेडरल स्कीम, इंडिया में प्रोविंसेस थी, कुछ राजा रजवाड़े थे जो इंडिया को रूल करा करते थे। उसके अलावा प्रेसिडेंसी टाउन थे जहां ब्रिटिशर्स का दबदबा हुआ करता था। कुछ ने अपनी प्रोविंसेस ब्रिटिशर्स के अंदर दे दी थी, बट स्टिल राज वो करा करते थे, राइट। तो
इंडियन सिस्टम जो था एक फेडरेशन सिस्टम बन चुका था। एक डोमिनियन था जो रूल करता था और बाकी अलग अलग प्रोविंसेस थी जहाँ चीजें अलग अलग तरीके से हुआ करती थी। ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये भी हमने 1935 के एक्ट से लिया। जुडिशरी, हाई कोर्ट्स जो थे वो बहुत पहले स्टैब्लिश हो चुके थे, इवन बिफोर द इंडिपेंडेंस। सुप्रीम कोर्ट को उस टाइम हम फेडरल कोर्ट कहा करते थे, राइट। जुडिशरी का जो कंसेप्ट था वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर मेंशन था, वो भी हमने यहाँ से हम लेते हुए चले हैं। उसके अलावा सिविल सर्विसेज हुआ करती थी पहले के टाइम पर भी, आपने सुना होगा कि लोग 18 साल में सिविल सर्वेंट बन जाया करते थे। तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन थी, इसका आइडिया भी हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया। इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो डाली हैं वो हमने डाली हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अब हम बात करते हैं हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया। हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? अगर आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन को खोल करके पीछे शेड्यूल्स दिए हैं, वहां 3 लिस्ट की बात भी करी गई है, विच इज द सेंट्रल लिस्ट, द स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अब इसका पर्पस क्या है? इंडिया एक फेडरेशन है। हाँ, आपने पढ़ा होगा फेडरेशन क्या होती है, हम आगे पढ़ेंगे। इंडिया एक फेडरेशन है, राइट। फेडरेशन पर क्या होता है? फेडरेशन पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स होती है। जैसे यूएस है, यूएस में एक गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और हर अलग अलग स्टेट की एक गवर्नमेंट है, ठीक है। हर स्टेट के अपने अपने रूल्स हैं, अपने लॉज हैं, वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो फेडरेशन जो है उसको बनाए रखता है कौन? सेंटर जो होता है। तो अब हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से भी आइडिया लिया कि 3 लिस्ट हम उठा के चलेंगे। एक होगी सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट के अंदर जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो लॉ बना सकती है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल लिस्ट के अंदर जो जो आइटम्स दी होंगी, जो जो चीजें दी हैं, उनके अंदर लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट के अंदर पार्लियामेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती क्योंकि वो स्टेट का प्रेरोगेटिव है। वो ड्यूटी स्टेट की है कि स्टेट उस पर अपना खुद का लॉ बनाएगी। स्टेट लिस्ट के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट होंगी वो लॉ बनाएंगी। अब आती है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट पर कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पर को दोनों स्टेट और सेंट्रल लॉ बना सकती है। तो कंकरेंट लिस्ट का आइडिया हम लोगों ने लिया था ऑस्ट्रेलिया से। अब एक कंकरेंट लिस्ट क्या है? कंकरेंट लिस्ट की नीड क्या है? इसकी नीड ये है कि अगर हम बात करें कोई प्रॉब्लम की, जैसे अगर हम बात करें एजुकेशन की, हम बात करें हेल्थ की, तो हर स्टेट के अलग अलग कल्चर्स हैं इंडिया के अंदर, राइट। कहीं लैंग्वेज अलग बोली जाती हैं, कहीं पर को मेडिकल की प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं, कोई हिली एरियाज हैं, कोई प्लेन के एरियाज हैं, कोई सी साइड एरियाज हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के अलग अलग एरियाज हैं, अलग अलग एरियाज की अलग अलग प्रॉब्लम्स है। दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, अगर आप साउथ चले जाओ पोल्यूशन कम मिलेगा। आप नैनीताल आ जाओ, वहाँ पर को पहाड़ हैं, राइट। अलग अलग जगह की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग हेल्थ कंसर्न्स हैं। तो कंकरेंट लिस्ट का जो नीड थी वो ये थी कि कंकरेंट लिस्ट में जो चीज़ें होंगी उसमें दोनों लॉ बना पाएंगी, स्टेट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। अब हो सकता है कि स्टेट ने अपना लॉ बना रखा है और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें हमको करना पड़ेगी जिससे चीज़ें और बेटर इंप्लीमेंट हो सके एट अ नेशनल लेवल। अगर हम हेल्थ केयर की बात करें, हर स्टेट गवर्नमेंट अपना हेल्थ का लॉज बना दे और अपने स्टेट के लोगों को सब्सिडी दे दे। लाइट से दिल्ली की हम बात करते हैं, दिल्ली पे एम्स वगैरह है, राइट। और देश भर के लोग एम्स में दिखाने के लिए जाते हैं। अब अगर दिल्ली को पावर दी जाए कि वो दिल्ली के अंदर जितने हॉस्पिटल्स हैं उनको रेगुलेट करे और वो दिल्ली के लोगों के लिए सब कुछ फ्री कर दे, बाहर के लोगों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कर ले मेडिकल फैसिलिटी को लेना, तो एक दिक्कत की चीज़ बन जाएगी, राइट। तो उस केस पर कंकरेंट लिस्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है जो नेशन वाइड लोगों को बेनिफिट दे सकती हो। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स की आपस की जो स्टेट्स है वहां आप कहीं भी जा करके ट्रेड कर सकते हो, कॉमर्स कर सकते हो, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में बात करी गई। प्रॉपर्टी ले सकते हो, प्रॉपर्टी बेच सकते हो इंडिया के किसी भी स्टेट के अंदर। आप हर स्टेट को टैक्स दोगे, उसका अलग अलग प्रोविजन होगा, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से उठाते हुए चले हैं। फिर हम बात करेंगे जॉइंट सिटिंग ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की, जॉइंट सिटिंग क्या होती है। अब पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट 3 लोगों से मिलकर बनी है, 3 चीजों से मिलकर बनी है। एक है हमारी लोकसभा, एक है राज्यसभा और थर्ड है प्रेसिडेंट, ठीक है। अब प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं, ठीक है। अब लोकसभा के अंदर लोकसभा के मेंबर्स बैठते हैं,
राज्यसभा के अंदर राज्यसभा के मेंबर्स बैठते हैं, जो भी लोकसभा में पास होता है वहां राज्यसभा जाता है, फिर वहां पास होना पड़ता है, फिर प्रेसिडेंट उसमें एक्सेंट देते हैं, तब जाकर के लॉ बनता है। ये एक प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। पर वट इफ लोकसभा ने कोई लॉ बनाने की बात करी, राज्यसभा ने कहा कि हम इसमें अग्री नहीं करते हैं, वापस लोकसभा को भेज दिया, लोकसभा ने फिर राज्यसभा को भेज दिया, ऐसे लॉ बन नहीं पाएगा। तो कभी कभार प्रोविजन होता है कि दोनों हाउसेस के मेंबर्स आकर के साथ बैठें और डिस्कस करें। इसको हम बोलते हैं जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेस। ठीक है, अब हम बात करेंगे फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग कनाडा की। हमने कनाडा से क्या ले रखा है? हमने कनाडा से लिया है फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। इसका मतलब क्या है? आप पढ़ोगे प्रोफेसर केसी वेयर की थ्योरी है फेडरलिज्म के ऊपर, उसको आप जब पढ़ने का टाइम मिलेगा उसको जरूर पढ़ना। फेडरेशन स्ट्रॉन्ग सेंटर क्या है? देखो, दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, एक होती है यूनिटरी गवर्नमेंट, एक होती है फेडरल गवर्नमेंट। अब यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो एक गवर्नमेंट है, वो कंप्लीटली पावरफुल है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, इंडिया का मैं एक मैप बनाने की कोशिश करता हूँ, मेरी ड्राइंग बहुत कई गुजरी है, तो डोंट माइंड इट। ठीक है, तो ये हमने बना दिया इंडिया का मैप। अब अगर इस इंडिया में एक यूनिटरी गवर्नमेंट होती, तो सिर्फ एक गवर्नमेंट होती जो पूरे देश को रूल कर रही होती। बट इंडिया में जम्मू कश्मीर अलग है, उत्तराखंड अलग है, दिल्ली अलग है, रायपुर अलग है, छत्तीसगढ़ अलग है, मध्य प्रदेश अलग है, गुजरात अलग है, केरला अलग है, तमिलनाडु अलग है, राइट? अलग अलग स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स की अलग अलग गवर्नमेंट है, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे पास है जो दिल्ली में बैठती है, राइट? तो फेडरेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब क्या है? हर स्टेट के पास अपनी पावर है, बट वी हैव अ फेडरेशन, सब मिलकर के इंडिया बना रहे हैं, और उन सबको जो गवर्न कर रही है वो करिए सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आकर के। और उसके बाद इतनी पावर है कि वो इन टेरिटरीज को डिमार्केट कर सकती है, उसको हमने बहुत पावर दे रखी है। फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है? यूएस है। यूएस का अगर मैं मैप बनाऊं, यूएस का मैप कुछ इस टाइप का बनता है, राइट? हल्का हल्का। तो यूएस में अराउंड 50 स्टेट्स हैं। अब यूएस की गवर्नमेंट है जिसका नाम है द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बट वहीं पर अगर हम कैलिफोर्निया चले जाएं, वहाँ की अलग गवर्नमेंट है। अगर हम न्यू कैरोलिना चले जाएं, वहाँ की अलग गवर्नमेंट है। टेक्सास की अलग गवर्नमेंट है, वहाँ के अलग लॉज हैं, अलग रूल्स हैं। अगर इवन जो क्रिमिनल लॉज हैं वो अलग अलग हैं। हो सकता है जो चीज़ स्टेट ए पे क्राइम हो, स्टेट बी पे क्राइम ना हो, जो स्टेट बी पर ऑफेंस ना हो, स्टेट ए पे ऑफेंस हो। तो ये है एक यूनिटरी करेक्टर। बट इसको लास्ट में कौन डील अपॉन कर रहा है? वी हैव अ फेडरल गवर्नमेंट जो पूरे यूएस को कंट्रोल कर रही है, करेंसी, डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये एक फेडरल गवर्नमेंट है। अब स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब क्या है? कि जो फेडरल गवर्नमेंट होगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, वो पावरफुल होगी एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। अब यूएस में क्या है? जो स्टेट गवर्नमेंट है वो काफी पावरफुल है, उनके पास बहुत पावर है। इवन दे कैन secede फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ यूएस, दे आर दैट मच पावरफुल। वो अगर कोई लॉ बनाते हैं तो उनका लॉ उनके ऊपर बाइंडिंग होगा। कुछ काम वो नहीं कर सकते, और जो उनको काम कॉन्स्टिट्यूशन करने के अलाउ करता है, वो उस काम को इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई दूसरा पार्टी अड़ंगा नहीं डाल सकती। इवन विद द फाइनेंसेस, विद अदर थिंग्स, टैक्सेशन। इंडिया में जब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग सेंटर की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो इन स्टेट गवर्नमेंट्स को भी मैनिपुलेट कर सकती हैं कहीं ना कहीं हद तक आकर के। ठीक है, फिर वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर इन द स्टेट। अब स्ट्रॉन्ग सेंटर का ही हम पार्ट मान सकते हैं। इसका मतलब क्या है? हमने बात करी थी तीन लिस्ट की, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की, राइट? अब अगर कोई चीज किसी लिस्ट पर ना हो, उस केस पर क्या होगा? तो पावर जो चीज बच गई है वो सब किसके पास चलेगी? इंडिया में वो चलेगी सबकी सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, राइट? फिर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। अब गवर्नर जो है स्टेट का हेड होता है, पर उसको अपॉइंट कौन कर रहा है? उसको अपॉइंट कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। अगेन स्ट्रॉन्ग सेंटर। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी हमने लिया था कनाडा से। फिर हमने आयरलैंड से क्या लिया था? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब डिफरेंस बहुत हद तक है। देखो, हमने कंसेप्ट यहां से उठाया बट ड्राफ्ट खुद करा। हमारा जो डीपीएसपीज है वो बेस्ड है गांधी जी की फिलोसफी के ऊपर और बाकी फिलोसफीज के ऊपर, इक्विटी, गुड कॉन्शियस, चीजों के ऊपर। बट जो कंसेप्ट है डीपीएसपी का कि एक पॉलिसी होनी चाहिए, एक डायरेक्टिव पॉलिसी होनी चाहिए जो बात करे कि स्टेट किस तरीके से गवर्न करे, वो हमने उठाया आयरलैंड से। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, अगेन फ्रॉम आयरलैंड। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, अगेन फ्रॉम आयरलैंड। ठीक है,
ये चीज हमने आइलैंड से उठाई। जापान से हमने उठाया प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। दो टाइप के होते हैं, आप पढ़ोगे, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब आपका एक होमवर्क है कि आप इन दोनों पर डिफरेंस बताओगे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है और प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है, इसको आप कमेंट में बताओगे। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इंडिया क्या फॉलो करती है, इसमें आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पर दोगे। फिर हम बात करते हैं यूएसएसआर से, जो रशिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज, भले हम लोगों ने बहुत बाद में हम लेकर के आए, बट हमने इसको यूएसएसआर से इम्प्लीमेंट करा। आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इन प्रीएम्बल, ये हमने रशिया से उठाया। यूके से हमने क्या क्या लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब अगर हम बात करें यूएस की, वहां क्या है, वहां है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूके में पार्लियामेंट सोवरीन है, इंडिया में पीपल सोवरीन है, यूएस में प्रेसिडेंट है, वहां भी। तो जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, वहां क्या है, प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है और लोग उनको चूज कर रहे हैं। इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट सोवरीन है, पार्लियामेंट के पास लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, प्रेसिडेंट के पास थोड़ी पावर कम है। आपको पता है रूल ऑफ लॉ क्या होता है, एविडेसी को आप जानते हो, आपने पढ़ा है एविडेसी के बारे पर, राइट। फिर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को हमने यूके से उठाया, कैसे आप पूरा एक लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को फॉलो करोगे। सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट, यूएस में आपकी डुअल सिटीजनशिप है। एक सिटीजनशिप आपकी है जो आपको मिलती है यूएस की, दूसरी मिलती है आपको स्टेट जहाँ बॉर्न हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्सास में पैदा हो रहे हो तो आप टेक्सास के सिटीजन हो और साथ ही साथ आप यूएस के सिटीजन हो। पर अगर आप इंडिया में बॉर्न हो रहे हो, आप इंडिया में दिल्ली में पैदा हो रहे हो, मद्रास में पैदा हो रहे हो, आप रायपुर में पैदा हो रहे हो, आप नैनीताल में पैदा हो रहे हो, आप झारखंड में पैदा हो रहे हो, स्टिल यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। दैट इज सिंगल सिटीजनशिप। कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट तो है लॉ बनाने के लिए, बट उसमें एक कैबिनेट है हमारे पास, जिसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरीज बैठते हैं, ब्यूरोक्रेसी की पूरी पूरी बात है, वो हमने यूके से उठाया, कैसे आप डिपेंड करोगे। प्रेरोगेटिव रिट्स, बेसिकली रिट पेटिशंस, 5 टाइप की रिट्स होती हैं, आप पढ़ोगे इनके बारे पर, मैंडमस, सर्शियोरारी, हैबियस कॉर्पस, को वारंट और प्रोहिबिशन। ठीक है, ये 5 टाइप की रिट्स हैं, इनको हम प्रेरोगेटिव रिट्स भी बोलते हैं। इसके अलावा सुपीनो होते हैं, वारंट्स होते हैं। तो प्रेरोगेटिव रिट्स के बारे में बात हमने करी। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ये क्या होते हैं। अब अगर आप बैठ करके मैं किसकी बुराई कर दूं, किसको डिफेम कर दूं फॉर एग्जांपल, तो मेरे पर डिफेमेशन का केस हो सकता है, राइट। बट अगर मैं पार्लियामेंट के अंदर बैठा हूं, मेरे पास कुछ इम्यूनिटी है, मैं कुछ चीज़ों को खुल करके बोल सकता हूँ, बिकॉज मैं लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दैट इज पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। बाइकैमरलिज्म, इसका मतलब दो डुअल हाउसेस, लोकसभा, राज्यसभा, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हमने ये यूके से उठाया। हमने यूएस से क्या क्या लिया, हमने यूएस से लिया फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। फंडामेंटल राइट्स के कंसेप्ट में यूएस से हमने उठाया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात हमने जो करी है यूएस से करी है, कि एक जुडिशरी जो होनी चाहिए इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर जो बेसिकली है इसका नीड क्या है। अब अगर पार्लियामेंट जुडिशरी से इंडिपेंडेंट ना हो और पार्लियामेंट के कंट्रोल के अंदर हो, तो पार्लियामेंट को कोई गंदा लॉ बनाती है जो देश के लिए हानिकारक हो, लोगों को परेशान करे, और पूरी ऑटोनॉमी पार्लियामेंट अपने हाथ पर लेना चाह रही हो, तो अगर सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट ना हो तो क्या कभी वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऑर्डर पास करेगा? द आंसर इज नो। देयरफॉर वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, राइट। जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट हमने यूएस से उठाया। ये क्या होता है, इसको आपको इसके बारे में पता होगा। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू होता है कि पावर ऑफ कोर्ट टू टेक सुमोटो कॉग्निजेंस, चीज़ों को देखना और चेक करना कि अगर कोई पार्लियामेंट को लॉ बनाती है विच इज इन डेरोगेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उस लॉ को आप कर लोगे क्या, इनवैलिड डिक्लेयर कर दोगे, अल्ट्रावायरस डिक्लेयर कर दोगे, बिकॉज इट इज नॉट फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अब वहाँ प्रेसिडेंट सुप्रीम है तो वहाँ इम्पीचमेंट की नीड है, बिकॉज प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर है। इंडिया में कम पावर है, बट जो कंसेप्ट है इम्पीचमेंट का कि अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट हो रहा है उनको रिमूव कैसे करना है, वो हमने यूएस से उठाया। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये भी इम्पीचमेंट से होता है, ये भी हमने यूएस से उठाया। और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये भी हमने यूएस से उठाया। अगर प्रेसिडेंट नहीं है उस केस पे कौन देश को देखेगा, वाइस प्रेसिडेंट देश के हेड बन जाएंगे, राइट। हमने यूएस से उठाया। फिर जर्मनी की बात करें, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी लगाई जाए तो उस टाइम पर फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। ये कंसेप्ट हमने जर्मनी से उठाया। साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या उठाया,
अमेंडमेंट कैसे करना है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, राइट। राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे करना है, ये हमने उठाया साउथ अफ्रीका से। फ्रांस से हमने क्या उठाया, रिपब्लिक, आइडिया ऑफ रिपब्लिक, आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल। ये कंसेप्ट ही फ्रेंच रेवोल्यूशन की कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्लास 9-10 पर, तो आपको पता होगा लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी कंसेप्ट ही फ्रेंच रेवोल्यूशन के हैं, हमने फ्रेंच से उठाया। तो अगर आप देखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग सोर्सेस से मिलकर के बना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, यूके से, यूएस से, कनाडा से, आयरलैंड से, फ्रांस से, जर्मनी से। हमने अलग अलग देशों के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उनको स्टडी करा, और जो चीज़ें हमको अच्छी लगी हमने वहां से पिकअप करी, और उसको हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर इनकॉर्पोरेट करा, ठीक है। बट इस सब के बावजूद भी हमको लगे 3 साल अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। हमने क्या कहा था, 9 दिसंबर 1946 को हमारी असेंबली बैठी थी, और 26 दिसंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। अराउंड लगभग 3 साल से ऊपर का टाइम हमको लगा। तो इस 3 साल पर हम लोगों ने जो काम करा है वो ये नहीं करा है कि हमने संविधानों को पढ़ा है और बोरो कर लिया, नहीं। ये कहना गलत होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज रॉन्ग। द रीजन बीइंग हम लोगों ने आइडियाज लिए हैं और उनको इंडियन पर्सपेक्टिव पर ढाला है। इंडियन सोसाइटी की जो नीड है हमने हर चीज को उसके हिसाब से बनाया है, दैट इज व्हाट वी हैव डन। तो आज की वीडियो में ही खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर या सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आप मुझे इंडिविजुअली रीच आउट करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर रीच आउट कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ जहां हम बात करेंगे प्रीएम्बल के बारे पर। थैंक यू सो मच।